एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 अर्थात जिसे आप एनएएस एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये है क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का पेपर। देखिए, आपको पता है जो स्टूडेंट्स ओल्ड हैं उनको तो अच्छे से पता है कि एएसके क्लासेस में जो भी पेपर अपलोड किया जाता है वो फेक नहीं होता। लगभग 90% पेपर सही होता है। वैसे कभी कभी 100% भी हो जाता है। जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको पता है। जो नए हैं मैं उनको बता दूं, आप आंख बंद करके एएसके क्लासेस पर भरोसा कर सकते हैं। यकीनन बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा और सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एनएएस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपका एनएएस एग्ज़ाम कब है? तो 12 नवंबर का डेट आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। इसी दिन आपका एग्ज़ाम होना है। आपको थोड़ी मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जल्दी से 30 सेकंड में ख़त्म करता हूँ। आपके एग्ज़ाम में 70 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पर सब्जेक्ट 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 विषय से संबंधित रहेगा। संस्कृत विषय बिल्कुल भी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इस बात को गौर कीजिएगा। तो मतलब आपको संस्कृत नहीं पढ़ना है इस परीक्षा के लिए, बाकी सभी विषय को पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर मतलब जो पुराने पेपर है उसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि वहाँ से सीधे तौर पर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिखा है। तो प्लीज़ जा करके उसको ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ से 10 क्वेश्चन आपका आसान हो गया। बाकी 60 प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। आप बेहतर नंबर लेकर के आएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और आप जिस भी स्टेट के हों तो अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे। देखिए, इससे न केवल बच्चों का रैंक पता चलेगा बल्कि उसके राज्य का भी रैंक पता चलेगा कि वाकई इस राज्य में पढ़ने वाले इतने परसेंटेज लोग हैं। इसलिए एनएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। फटाफट देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के आया हूँ। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16 तक मैं कवर कर दिया हूँ। एक पैसेज पढ़ना पड़ा मुझे उसके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को आसानी से हमने हल कर लिया था। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करूँगा। एक चीज़ और मैं कंफर्म कर देता हूँ, जिन स्टूडेंटों को इसका पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन पेपर का, जा करके मेरे से टेलीग्राम में जुड़ सकता है। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। लिंक को टच कीजिए और सिंपल सा टेलीग्राम में जुड़ जाइए। यदि लिंक को टच करने में कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सा एएसके क्लासेस सर्च कीजिए और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है। 3 दोस्त अपने लेज़र पॉइंट पर निशाने दीवार पर टांगे एक मानचित्र पर लगाया। बेट्टी दीवार में सबसे करीब खड़ी है, जेसिका दीवार के मध्य में सबसे दूर खड़ी है, और वहीदा जो है वो मध्य में खड़ी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए उनको एक लकीर खींचनी है लेज़र लाइट के थ्रू, तो किसको सबसे ज़्यादा कलाई घुमानी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, जो व्यक्ति सबसे पास रहता है किसी भी चीज़ के, उसको ज़्यादा कलाई या गर्दन घुमानी पड़ती है। जैसे देखिए, आप कभी थिएटर गए होंगे। थिएटर में यदि आप सबसे पहले ही बैठेंगे, सबसे आगे जहाँ पर आपका स्क्रीन लगा है उसके जस्ट पास में बैठेंगे, तो आपको ज़्यादा गर्दन उठा करके मूवी को देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सबसे दूर बैठेंगे तो आपको गर्दन घुमाना ही नहीं पड़ेगा, और बीच में बैठेंगे तो गर्दन घुमाना पड़ेगा लेकिन कम। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो व्यक्ति सबसे पास रहता है ऑब्जेक्ट के, उसको ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेट्टी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर अलग प्रकार के पेंच स्क्रू के ढक्कन वाली बोतल दिखाई गई है जो खुली हुई है। प्रत्येक बोतल के ढक्कन में बने खांचे बोतल पर बने खांचे से मेल खाता है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपके सामने बोतल भी है और ढक्कन भी है। आगे क्या कहता है, अगर सारे ढक्कन पूरी तरह बंद कर दिए जाएं तो कौन सी बोतल को खोलने में कम समय लगेगा। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ी गौर कीजिएगा। इसको मैं थोड़ी जूम करता हूँ क्योंकि मुझे ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा है। देखिए, अब इनका आप खांचे देखिए, इसका खांचे देखिए, इसका जिसे आप चूड़ी भी बोलते होंगे, वो देखिए सबसे कम किस में है, इस बात को गौर कीजिए। अब इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, तो इसको काउंट कर लीजिए। देखिए, इसमें कितना है, इसमें 3 है, इसमें कितना है, इसमें भी 3 है, और इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो भैया जिसमें सबसे कम खांचे रहेंगे उसको खोलने में आसानी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए, कर पाए ना आप आसान तरीके से। ऐसे ही आसान तरीके से हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि एएसके क्लासेस आपके लिए
हर एक चीज़ आसान भाषा में समझाएगा, चाहे आपका हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक चीज़ आसान भाषा में समझाया जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक नए टीचर्स आ रहे हैं इस आपके एज के क्लासेस में, आप उनसे पढ़िएगा, फिर उनका फीडबैक जरूर मुझे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के तुल्य, इलेक्ट्रॉन के तुल्य, न्यूट्रॉन द्रव्यमान रहित कण, या अल्फा कण के तुल्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डायबिटीज इंसिपिडिस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन असत्य है इनके संदर्भ में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थ के ऑक्साइड समूह 1 और समूह 2 में लिखे गए हैं। आप देख लीजिए, समूह ए में है NaO, PbO, CaO, ठीक है, और समूह 2 में क्या है? CO2, SO2, NO2। आगे क्या कहता है आपका प्रश्न? समूह 1 और समूह 2 में लिखे ऑक्साइड में अंतर बताने के लिए इनमें से किस मापदंड का प्रयोग हुआ? आप देख लीजिए, अगेन लिखा है, विकल्प में ABCD दे दिया गया है, समूह 1, समूह 2। समूह 1 में लिखा है पानी में घुलता नहीं है, और समूह 2 में लिखा है पानी में घुल जाता है। मतलब सिंपल सा इनके गुण के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब धातु की ऑक्साइड और अधातु की ऑक्साइड, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश की दो विपरीत स्थिति में, स्थिति 1 और स्थिति 2, 4 अलग प्रकार के जानवरों की आंखों के चित्र नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र में बड़ा गोला आंख को स्वच्छ मंडल दर्शाता है और छोटा गोला पुतली दर्शाता है। गौर कीजिएगा, बड़ा गोला किसको दर्शाता है? इंस्ट्रक्शन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। प्रत्येक चित्र में बड़ा गोला आँख का स्वच्छ मंडल दर्शाता है, जितने बड़े गोले हैं आँख का स्वच्छ मंडल दर्शाता है, और छोटा गोला पुतली दर्शाता है, ठीक है। इनमें से किस जानवर की दृष्टि अंधेरा व उजाला दोनों स्थिति में सबसे अच्छी होने की सबसे अधिक संभावना है? ठीक है, तो देख लीजिए, पहला नंबर कहता है प्रकाश की स्थिति। देखिए छोटा गोला किसको दर्शाता है? तो छोटा गोला पुतली को दर्शाता है, और बड़ा गोला आँख के स्वच्छ मंडल को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस बार यही क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? खगोलविद हाल ही में एक नए ग्रह की खोज की। ऐसा देखा गया कि यह ग्रह पृथ्वी की तरह एक सूर्य का चक्कर लगाने की जगह 2 सूर्य का चक्कर लगा रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी एक सूर्य का चक्कर लगाता है, तो यह ग्रह एक सूर्य का नहीं बल्कि 2 सूर्यों का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इस ग्रह के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इस ग्रह पर दिन और रात का चक्र नहीं होता। इस ग्रह की सतह पृथ्वी से ज़्यादा गर्म है। इस ग्रह पर पृथ्वी से ज़्यादा मौसम होते हैं। कुछ भी निश्चित रूप से कहने के लिए यह जानकारी पर्याप्त नहीं। देखिए ये ग्रह दो सूर्य का चक्कर लगाता है, तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी निश्चित रूप से कहने के लिए जानकारी पर्याप्त नहीं। भैया हमको ऐसा कोई ग्रह पता ही नहीं है कि जो 2 सूर्य का चक्कर लगाए, और जिस दिन लगाएगा उस दिन उसके बारे में खोजेंगे, तो अभी पता नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो बहुत ही अच्छा आंसर इसका वाष्पन इस करेक्ट आंसर। वाष्पन के कारण ये हमेशा ठंडा हो जाता है। अब देखिएगा कुछ अगेन आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 से 27 तक उत्तर देना है। आप देखेंगे सबसे पहले आपको जानकारी ध्यान से पढ़ना है, और जानकारी जैसे आप ध्यान से पढ़ पाएंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नीचे देख लीजिए, और ऐसे नीचे 26 और 27।
अब देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है, और ये रहा आपके सामने इंस्ट्रक्शन। चलिए देखते हैं जानकारी क्या कहता है। यहाँ जो अफ्रीका में जंगली जानवरों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया गया डेटा दिखाया गया है। ये डेटा है नीचे ग्राफ एक। ग्राफ शिकार के शरीर द्रव्यमान और एक विशेष रूप से शिकार के लिए एक शिकारी की पसंद को दर्शाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिकता का मतलब है कि यह विशेष शिकार है। अधिकांश शिकारी द्वारा पसंद किया गया एक से कम कोई भी मान कम वरीयता पसंद को दर्शाता है। और ये रहा आपके सामने ग्राफ। ठीक है, ग्राफ यदि आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ी ये ब्लरिंग है ही, लेकिन मैं आपको जो PDF प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आप ग्राफ भी देख लिए हैं, तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इस चित्र में एक जंगल में शिकार होने वाले कुछ जानवरों का फैलाव दिखाया गया है। आप देख लीजिए। एक वन्यजीव फोटोग्राफर शेर के सफल शिकार की फ़ोटो खींचनी चाहती है। जंगल में वृत्त द्वारा चिन्ह किस क्षेत्र में उसे इस तरह की फ़ोटो मिलने की अधिकांश संभावना है। मतलब ये जो गोला गोला सर्कल किया गया है ना, यहाँ पर ज़्यादा शिकार होता है और यहाँ पर जाकर के वे शिकारियों का फ़ोटो खींच सकते किस प्रकार से शिकार होता है। तो इसको थोड़ी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। तो अब एक बात लाइए, कहाँ पर वो जाए तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से फ़ोटो क्लिक करने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर A B C D। ठीक है, अब इस आंसर को आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस सर्कल के अंदर आप पॉइंट काउंट कीजिए। जिस सर्कल के अंदर ज़्यादा पॉइंट रहे, जैसे देखिएगा D नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है D के अंदर। ठीक है, ऐसे आपको सभी को काउंट करना है। जिसमें ज़्यादा पॉइंट मिले वहाँ पर ज़्यादा शिकार की संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अगर 20-50 किलोग्राम वजन वाले शिकार होने वाले जानवर जंगल में घट जाएं तो किस परभक्षी की जनसंख्या घटने की अधिक संभावना रहेगी। मतलब सिंपल से ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका वजन 20 से 50 किलोग्राम होता है। तो इसका सही आंसर होगा तेंदुआ। तेंदुए का वजन लगभग 20 से 50 किलोग्राम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अन्य जानवरों की तुलना में लकड़बग्घा इनमें से किस जानवर का शिकार कर सकता है। सबसे अधिक संभावना वाले विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है छोटा हिरण लगभग 15 किलोग्राम का हो, इम्पाला लगभग 45 किलोग्राम का हो, जेब्रा 175 किलोग्राम का, या भैंसा 505 किलोग्राम का। तो इसका सही आंसर होगा भैंसा इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इस करेक्ट आंसर, जेब्रा 175 किलोग्राम, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यस्मिन देखना चाहती है कि संगीत के प्रकार को एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ। हाँ, संगीत के प्रकार का मटर के पौधे की बढ़त पर क्या प्रभाव होता है। उसने एक प्रयोग बनाया जो कि इस तरह है। आप देख लीजिए, ये इसका प्रयोग है यस्मीन का। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा प्रभाव दिखाने में सबसे अधिक संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, वास्तव में प्रयोग होने तथा इनमें से किसी भी प्रभाव की समान संभावना है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इस वीडियो में मुझे कवर करना है पूरे 70 क्वेश्चंस, तो आप मन लगा के बैठ जाइए क्योंकि साइंस का पेपर है और साइंस का पेपर घुमाता बहुत है, तो आप घूमिए मत, मैं क्लियर करूँगा हर एक क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। इस आलेख में थोड़ी मैं अपना कर्सर ले आता हूँ। हाँ, इस आलेख में एक सतह पर रखे डिब्बा XY पर लगाए गए बल की मात्रा और बल की वजह से उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का संबंध दर्शाया गया है। दोनों डिब्बे पर एक निश्चित समय के लिए बल लगाया गया था। डिब्बा X और Y एक ही तरह की लकड़ी के बने हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा है यात्रा की दूरी और लागू बल की मात्रा X और Y। ठीक है, इस आलेख के आधार पर डिब्बा XY के
बारे में कौन सा कथन सही हो सकता है? तो आपके सामने ऑप्शन है PQR, डिब्बा XY का द्रव्यमान अलग है, XY का आकार अलग अलग है, XY अलग अलग सतह पर रखे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मतलब P और R, यही इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आशा ने देखा कि एक कांच के बर्तन को चूल्हे पर रखने के लिए उसे पैंदे पैंदे मतलब जो उसका तलवा होता है, पैंदे से बुलबुल उठ रहे थे, जैसे कि यह दिखाया गया। आप देख लीजिए, ये पैंदा, यहाँ से बुलबुल उठ रहे हैं, ये उठ रहे हैं ना बुलबुल। आप भी कभी गौर किए होंगे, जब आप पानी गैस के ऊपर टंगा देते हैं तो बुलबुल नीचे से उठना स्टार्ट होता है, क्योंकि पानी नीचे से गर्म होता है। जो चीज़ जहाँ से गर्म होगा वहीं से बुलबुल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसने इस अवलोकन का वर्णन किस प्रकार किया? कांच के बर्तन के नीचे ज्वाला है, इससे पानी जल्द गर्म हो जाता है और बर्तन के पैंदे में जल वाष्प बनने लगता है। इस वर्णन को जांचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए इसका ऑप्शन, बर्तन के नीचे का ज्वाला धीमा कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, पानी गर्म होते समय उसे लगातार हिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, किसी और दिशा से पानी को गर्म करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, पानी को कम गहराई वाले बर्तन में गर्म करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी और दिशा से पानी को गर्म करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। यह एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण काले मोटे गत्ते का गोला, लकड़ी की फ्रेम। दर्पण को एक स्टैंड पर लगाकर एक दीवार के सामने रखा है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा, दर्पण द्वारा सूर्य की सीधी रोशनी दीवार पर परावर्तित हो रही है। इनमें से किस चित्र में उस परावर्तन को सही तरीके से दिखाया गया है? आप देख लीजिए, ये रहा दीवार, ये रहा दर्पण, ये रहा सूर्य। ठीक है, और ये रहा आपका स्टैंड। तो मतलब ये पूछा गया कि दर्पण और दीवार रहे और सूर्य का प्रकाश है, तो किस टाइप से आपको चित्र दिखेगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन से संबंधित है और ऐसे क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में कई बार ही पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यही इसका सही आंसर है। और ये ना केवल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट, बल्कि 11th, 12th, 9th और 8th तक के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दिए गए वृत्त आलेख में रूस की दो जनजातियों के आहार के बारे में बताया गया है, मतलब उनके भोजन के बारे में बताया गया है। एक जनजाति उलेन के समुद्र तट के क्षेत्र में रहती है, दूसरी जनजाति है कंचलन के भीतर के क्षेत्र में रहती है। मतलब एक जनजाति शहर के अंदर रहती है और दूसरा समुद्र के तट पर रहती है। एक चीज़ आपको पता है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर एक 10 कदम में, या आप ऐसा भी कह सकते हैं हर एक 10 किलोमीटर में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ का बोलने चालने का तरीका, वहाँ का चाल चरण, वहाँ के लोगों का व्यवहार बदल जाता है। आप सिंपल सा आप अपने क्षेत्र विशेष में ही देख सकते हैं। यदि आप कोई गांव से बिलोंग करते हैं और आपके गांव के पास में कोई दूसरा गांव होगा, तो आपके गांव का कल्चर कुछ और होगा, उस गांव का कल्चर कुछ और होगा। वहाँ के लोग के सोचने का तरीका कुछ और होगा, आपके लोग का सोचने का तरीका कुछ और होगा। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही लिया गया है रूस के दो जनजाति के बारे में, एक जो समुद्र के तट पर निवास करती है, दूसरा जो शहर के अंदर अंदर निवास करती है। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर दिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये अब देखिएगा, इन दो जनजातियों के आहार में जो अंतर है उसे बारे में राणा ने 4 संभावित कारण बताए हैं। इनमें से किस कारण को जांचने के लिए किसी भी और जानकारी की आवश्यकता नहीं है। मतलब 4 कारण बता दिया गया है, तो एक कारण हम ऐसा कौन सा जांच लें जिससे हमको दोनों जनजाति के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के तट पर रहने वाले लोग भोजन प्राप्त करने के लिए समुद्र पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। सिंपल सा यार, जो जिस क्षेत्र विशेष में रहेगा वहीं पर भोजन के लिए निर्भरता बढ़ेगी। यदि ये अब देखिए, यदि जो लोग समुद्र के तट पर रहते हैं, यदि समुद्र छोड़ करके और आ जाए कहाँ,
शहर के बीचों बीच निवास कर रहे हैं, तो उनका जो खाने का तरीका है ना वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। वो धीरे धीरे खाने लगेंगे अब शहर के अंदर का भोजन। वो समुद्री जो मछली होती हैं, वहाँ के केकड़े होते हैं, उनको खाना धीरे धीरे कम कर देंगे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने परिवेश बदला तो उनका चाल चरण आचरण भी बदल गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अल्बर्ट और डेविन ने यह चर्चा की कि मुख से हवा निकलने पर मोमबत्ती बुझने के कौन से कारण होते हैं। उन्हें पता था कि हम मुख से जो हवा निकालते हैं उनकी गति से मोमबत्ती को बुझने में मदद मिलती है। पर अल्बर्ट ने दावा किया कि गति के अलावा मुख से निकली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होती है, जिससे भी ज्वाला को बुझने में मदद मिलती है। आगे देखिएगा, डेविन ने दावे का जांच करना चाहता था। उसने यह प्रयोग तैयार किया। उसने गुब्बारा पी को हवा के पंप से भरा और वैसे ही एक गुब्बारा क्यू को मुख की हवा से उतने ही आकार तक भरा। उसने अलग अलग गति से एक मोमबत्ती की ज्वाला पर गुब्बारा पी के अंदर की हवा छोड़ा और उस गति को नोट किया जिस पर वह बुझ गई। और ठीक ऐसे ही किया, गुब्बारा क्यू का हवा छोड़ा दूसरे मोमबत्ती पर। ठीक है, अब देखिएगा, अगर अल्बर्ट का दावा सही है तो डेविन इनमें से क्या देख पाएगा। यदि अल्बर्ट सपोज दैट सही कह रहा है कि भाई गैस निकल रहा है मतलब बंद होना ही है, और उसने एक में पंप से भरा और दूसरे मुंह से भरा, तो अब क्या निष्कर्ष निकला ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, दोनों गुब्बारों से हवा की समान गति पर ज्वाला बुझी। ऑप्शन नंबर बी, गुब्बारा पी की तुलना में गुब्बारा क्यू से ज्वाला कम गति से हवा से बुझ गई। ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारा पी की तुलना में क्यू से ज्वाला ज़्यादा गति में हवा से बुझ गई। और ऑप्शन नंबर डी, कोई भी निष्कर्ष निकलने के लिए इस प्रयोग में पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। गुब्बारा पी की तुलना में गुब्बारा क्यू से ज्वाला कम गति से हवा बुझी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ये विज्ञान है भैया, इसके पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। रट के आप इसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करता है। हर एक क्वेश्चन आपको सोचना ही पड़ेगा, तभी आप आ जाकर के आंसर कर पाओगे। और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, सच में तुसी ग्रेट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किसी कोशिका से राइबोसोम अंगक को निकालने पर क्या परिणाम होगा। ये क्वेश्चन को आप रट सकते हो, ये रटने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा उत्तर होगा प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगी। यदि किसी भी राइबोसोम से किसी भी कोशिका से आप राइबोसोम निकाल देंगे तो उसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये भी सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचने पर मजबूर करता है। एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने की गली और मुख्य सड़क बारिश से पूरी तरह गीली थी। 1 घंटे बाद उसने देखा कि मुख्य सड़क सूख गई थी, पर उसके घर के सामने वाली छोटी गली अब भी गीली थी। यश जहाँ रहता है ऊपर से उस जगह का दृश्य यह दिखाया गया है। देख लीजिए, ये है मुख्य सड़क, बीच में लगा है पेड़, और ये इसका घर है और उसकी छोटी छोटी गलियां हैं। पेड़ भी लगा है लेकिन कीचड़ है अभी भी उसके घर के पास। नीचे चलते हैं। यश ने जो देखा उस बात का वर्णन इनमें से कौन सा कथन में किया गया है। सिंपल सा पूछा गया यार। तो देखो, पी नंबर कहता है पेड़ की छाया कारण मुख्य सड़क और गली का बाष्पन की दर अलग थी। देखिए इसका यहाँ पर क्या था, पेड़ पास पास है और यहाँ पर पेड़ दूर दूर है। ठीक है, और गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्यू, मुख्य सड़क पर ज़्यादा वाहन चल रहे थे जिस कारण सड़क जल्दी सूख गई। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा जहाँ वाहन चले वो सूख जाए सड़क। सोचिएगा, विचार कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आर क्या कहता है, मुख्य सड़क के चौड़े हिस्से में पर्याप्त बारिश नहीं हुई। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई जहाँ हिस्सा चौड़ा है वहाँ पर्याप्त बारिश ही ना हो और उसके गली गली बस में हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। लेकिन सोचिएगा, सोचने पर मजबूर करता है, जिससे पूरी सड़क गीली हो सके। अब रहा है आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ मैं, केवल पी और क्यू, केवल पी और आर, केवल क्यू और आर, केवल पी क्यू आर।
तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों पी और क्यू। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए, ऑप्शन नंबर आर क्या कह रहा है? क्या कभी ऐसा होता है यार कि आपके यहीं पर एक सड़क है और एक यहाँ पर सड़क है, तो यहाँ पर अधिक बारिश हो जाए और यहाँ पर कम बारिश हो? ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि यहाँ अधिक बारिश यहाँ कम बारिश, हर जगह होगा समान बारिश। ठीक है, अब ऐसा है नहीं तो कि यहाँ कि आपका घर है, मोहन का घर है, यहाँ पे श्याम घर है, मोहन घर में ले बारिश होने स्टार्ट, श्याम के घर में सूखा पड़ा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आर पहले ही गलत हो गया। अब देखिए, जब ऑप्शन नंबर आर अपना गलत हो गया तो आर किस में है? आर देखिए है इसमें, तो ये भी गलत हो गया डी नंबर। आर इसमें भी है तो ये भी गलत हो गया, आर इसमें भी है तो ये भी गलत हो गया, तो जो बचा वही तो आंसर होगा ना। देखिए आसानी से आप कर पाए ना आंसर, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, यकीन माने बेहतर नंबर लेकर के आएंगे। आपको हर एक चीज़ का मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप हल्का रट सकते हैं क्योंकि इसमें समझदारी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हृदय के ऑपरेशन के दौरान हृदय से मस्तिष्क को संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं की आपूर्ति कट जाने के बाद भी मानव हृदय स्पंद करता रहता है, इसका कारण है कि क्या कारण है कि हृदय में स्पंद होते रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव हृदय मायोजेनिक हृदय है जिसके स्वयं का पेसमेकर होता है, ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन है। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? तो आवर्त सारणी में हमेशा आप जब भी बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार हमेशा घटते जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पेंटेन का सूत्र होता है C5H12 के अणुसूत्र में कितने बंध होते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अणुसूत्र में हमेशा 16 सहसंयोजक बंध बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार से मिला दिया जाए? तो देखिए, जब एक अम्ल को एक क्षार से आप मिला देंगे तो वो बन जाएगा लवण, जैसे कि आपका नमक एक लवण है। तो अब याद रखिएगा, नमक ना तो आपका अम्ल है ना ही क्षार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या होता है? तो साबुन के अणु में जल रागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है। सांद्र अम्ल मतलब H2SO4। उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपके हाथों में अम्ल गिर जाए, आप प्रयोगशाला लैब में जाएंगे, आपके हाथ में अम्ल गिर जाए तो आप क्या करेंगे, ये पूछा गया है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। मतलब सबसे पहले जाकर के यदि आपके हाथ में अम्ल गिर जाए तो पानी में जाकर के धुल लीजिए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लीजिए, इससे आपको ठंडक महसूस होगा और आप ठीक हो जाओगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किन जैव अणुओं में पाया जाता है? नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन, DNA, RNA, उपरोक्त सभी। तो हमेशा नाइट्रोजन पाया जाता है उपरोक्त सभी में, प्रोटीन, DNA और RNA। DNA का पूरा नाम पूछ सकता है आपकी परीक्षा में, तो DNA का पूरा नाम होगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA का पूरा नाम होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इंसुलिन मानव के शरीर में किस अंग द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन हमेशा अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से IUPAC नामकरण पूछा गया है और ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे ना, यकीन मानिए IUPAC का नामकरण आपके परीक्षा में सीधे तौर पर 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आपको इसका IUPAC नामकरण बताना है। यदि मैं IUPAC नामकरण का क्लास लूँ तो समथिंग आप समझिए 3-4 क्लास में, वो भी 1-1 घंटे का क्लास होगा, मतलब 4 घंटे में आपको समझा पाऊंगा मोटा माटी IUPAC नामकरण कैसे रखते हैं। लेकिन ये आता है थोड़ी कठिन स्तर का, तो इसके लिए मुझे कम से कम 10 से 15 क्लास चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि किसी को समझना होगा तो मुझे बताइएगा,
मैं वीडियो थोड़ी लॉन्ग बना के 2-2 घंटे का वीडियो लेकर के और आपको कम क्लासों में ख़त्म कर दूंगा, 6-7 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आपको यदि बाकी दिल से समझना हो तब बोलिएगा, ये नहीं कि हम जाके कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ठीक है बता दो आप और फिर मुझे समझूँ नहीं। तो यदि आपको समझना ही होगा, आप इंटरेस्टेड हो तो ही बोलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, N-नाइट्रोपी क्लोरोटाइलुइन इस करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 46, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बताइए। तो बेंजीन क्या होता है, C6, 1 सेकंड में यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ थोड़ी जूम करके, C6H6 ये होता है बेंजीन। और इसी का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है कि इसका सही चित्र हम क्या बनाएंगे। तो इसमें काउंट कर लीजिए, 6 कार्बन किस में है, तो एक इसमें, इसकी बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन गिन लीजिए, ठीक है। जो भी हो वो इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 47, बिलोरुबिन किसमें पाया जाता है। और बिलोरुबिन पाया जाता है हमेशा पित्तरस में। और आपके शरीर में जब भी बिलोरुबिन कम हो जाता है तो आपको हमेशा होता है पीलिया, ठीक है, याद रखिएगा। पीलिया आपके शरीर में कब होता है, जब आपके शरीर में बिलोरुबिन कम हो जाता है तो पीलिया हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, संकटकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं। जो संकट में निकलता है वो हार्मोन्स क्या है, समझाता हूँ आपको। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप कभी कोई समस्या में फंस गए, सपोज दैट आपने जाकर के किसी को मार दिया, मार तो दिया, घर में पता चलेगा तो पिताजी तो आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर पिताजी बोलेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। अब आप फंस गए संकट में, तो आपका एक हार्मोन्स बहुत तीव्र गति से निकल देगा। अरे भाई अब क्या किया जाए, अब तो घर गए तो बैंड बज गई, बाजा बजेगी, और पिताजी तो सोच लिए हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, है ना। तब आपका हार्मोन्स निकलेगा, इसे संकटकालीन हार्मोन्स कहते हैं। संकट में निकले, डर में निकले, तो ये निकलेगा एड्रीनेलिन को, ये यहाँ से निकलता है ये हार्मोन्स। और संकटकालीन हार्मोन्स एड्रीनेलिन को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था किसे कहते हैं, तो एड्रीनेलिन को कहते हैं संकटकालीन हार्मोन्स। अब आप जाकर अपने दोस्त से इसको ले पूछेगा, एक बात तो भाई, जब तू डर जाता है तो तेरे शरीर में कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उसको नहीं पता रहेगा। तो आप बताइएगा एड्रीनेलिन हार्मोन्स निकलता है हमारे शरीर से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग है। समजात का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जो आपको समान दिखाई दे, उसके जात समान रहे, उसे हम कहते हैं समजात अंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। हमारा हाथ भी सेम रहता है, कुत्ते का अग्रपाद भी सेम रहता है, उसे कहते हैं समजात अंग। मतलब समान जाति से बिलोंग करे, ठीक है। उसके काम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दिखने में समान हो। तो कुत्ते का हाथ आप मिलाइएगा और अपना हाथ मिलाइएगा। हाथ मतलब कुत्ते का जो आगे का 2 पैर होता है उसको मैच कीजिएगा, सेम रहेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक का प्रकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय, अरेखित और हृदयक। ये तीनों पेशीय ऊतक ही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे हमेशा जरायुज जंतु कहलाते हैं, जो केवल शिशु को जन्म देते हैं। वो अंडा नहीं देते या फिर वो कुछ और नहीं देते, वो केवल शिशु को जन्म देते हैं, उसे हम कहते हैं जरायुजी जंतु। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य हमेशा शिशु को जन्म देता है, कंगारू भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। ऐसा क्या रहता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका को अलग बनाती है, तो सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति होती है। और आपके परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो आप लिखिएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, किसी चालक तार को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा। किसी तार को खींच दिया तो देखो, हमेशा किसी चालक तार को जब जितना आप खींचोगे तो उसका प्रतिरोध हमेशा 4 गुना होगा।
जितना खींचोगे, यदि आप 4 मीटर खींचे तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, 4 गुना, सॉरी 16 मीटर हो जाएगा, 4 से 16 होता है। ठीक है, 4 गुना बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अपवर्तन की घटना में यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है तो संभवतः प्रकाश किरण प्रवेश कर जाती है। तो हमेशा जब भी कभी ऐसा घटना मिले तो जल से कांच में प्रवेश कर जाएगी प्रकाश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर दूर है। घर समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है, छात्र का विस्थापन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 किलोमीटर। अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, देखिए गौर कीजिएगा, मुझे पता है आप लोग को समझ नहीं आया है। एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर है, मतलब उसके घर से स्कूल 3 किलोमीटर है। स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है, तो विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन हमेशा शून्य होगा। लेकिन यदि दूरी की बात करें तो 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमेशा विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो जो स्टूडेंट 6 किलोमीटर सोच रहे हैं वो ना सोचें, इसका सही आंसर होगा 0 किलोमीटर। क्योंकि देखिए, इसको थोड़ी आप समझ ही लीजिए यार, बात निकल गया तो समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जब आप कोई बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, कोई बिंदु दूसरे बिंदु तक जाते हैं और वहाँ से रिटर्न अपने उसी बिंदु पर आते हैं, तो इसका मतलब विस्थापन शून्य। ठीक है, लेकिन यदि हम दूरी की बात करें तो 3 किलोमीटर आपने यहाँ गया इसको विद्यालय और 3 किलोमीटर गया घर, तो टोटल दूरी कितना हो गया? 6 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन शून्य। जब एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, दूसरे बिंदु पर आकर उसी बिंदु पर आकर के ठहर जाते हैं, तो विस्थापन हमेशा शून्य होता है। इस बात को गौर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं P और Q समान संवेग से गतिशील है। यदि P का द्रव्यमान Q के द्रव्यमान से अधिक है तो किसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर समान बल। ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। दो वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने एवं उसके बीच की दूरी को 4 गुना कर देने पर इसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो पहले से चौथाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 10 प्रश्न और बचे हैं, घबराना मत, जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है? अभी सभी ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा तभी बन पाएगा। ब्रेक लगाने पर कार का रुकना, बिल्कुल क्रियाकलाप हो रहा भाई। ठीक है, एक भारी बॉक्स को जमीन में खिसकाने का प्रयास करना, बिल्कुल क्रियाकलाप हो रहा है। एक बॉक्स को किसी व्यक्ति द्वारा सिर पर रख करके इधर से उधर घुमाना, बिल्कुल कार्य हो रहा है। एक पत्थर को धागे में बांध करके वृत्ताकार मार्ग में घुमाना, इसमें भी कार्य हो रहा है। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है ये पूछा गया है। तो एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर देता हूं, जो विज्ञान का रूल्स है। विज्ञान कहता है, समझिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा। विज्ञान कहता है, सपोज दैट ये दीवार है, ठीक, आपने एक लेबर या मजदूर लेकर के आया और बोला भैया इस दीवार को गिराना है। उन्होंने दीवार को धकेलना स्टार्ट किया, 24 घंटा दीवार को धकेला, लेकिन दीवार वहां से टस से मस ना हुआ, दीवार हिले ही नहीं भाई। तो विज्ञान बोलेगा कि बेटा तुमने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन आपसे वो पूरा मजदूरी ले लेगा कि भैया मैं दिन भर लगा रहा, आपका दीवार नहीं गिरा तो मैं क्या करूं, अगले दिन फिर गिराने आऊँगा। ठीक है, वो पूरा मजदूरी ले लेगा, मतलब आपके अनुसार उसने कार्य किया, लेकिन विज्ञान कहता है उसने कोई भी कार्य नहीं किया। अब समझिएगा, तो विज्ञान कार्य किसे मानता है? जैसे आपका मोबाइल आपके टेबल के ऊपर रखा है, आपने मोबाइल को टेबल से उठा करके अपने पॉकेट में रख लिया, तो विज्ञान कहता है वाकई इस बंदे ने कार्य किया। लेकिन दैनिक जीवन में आप क्या बोलेंगे, ये कोई काम थोड़ी ना है यार, क्या आप मोबाइल उठा करके जेब में रख लो, कोई काम थोड़ी ना है। लेकिन विज्ञान बोलेगा इसने कार्य किया। मतलब विस्थापन हो जाए, कोई चीज़ थोड़ी भी खिसक जाए, अपने स्थान से हिल जाए,
टस से मस हो जाए तो विज्ञान उसे कार्य मान लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक लगाने पर कार्य का रुकना। ब्रेक लगाया, कार पहले गत्यावस्था में थी और जैसे ही ब्रेक लगाया तो कार्य आ गई विराम अवस्था में, तो कार्य रुक गया। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अंटार्कटिका में बर्फ की परत की सतह पर जो बर्फ होती है वह स्पंज की तरह होती है। स्पंज मतलब जिसे जैसे आपका एक बॉल आता है ना, स्पंज दबाने से बहुत दब जाता है, रुई के समान रहता है, उसे कहते हैं स्पंज, जिसमें बर्फ के कणों के बीच हवा का प्रवाह होता रहता है। इसके ऊपर जब ज़्यादा बर्फ जमने लगता है तो नीचे का बर्फ की परत जम जाती है, इसमें हवा के बुलबुले कैद हो जाते हैं। बर्फ की परत की गहराई बर्फ की आयु के अनुरूप होती है। नीचे के परत से हवा के बुलबुले का विश्लेषण करके भूतकाल की वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात की जानकारी मिलती है। यह विश्लेषण बिल्कुल सही हो, इसके लिए किस चीज़ के तापमान का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो ऑप्शन सुनिएगा, गैस का आयतन, गैस का दाब, गैस का संगठन, बुलबुले का आकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस का संगठन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 वाट शक्ति वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी। ठीक है, यदि आप 10 वाट वाला कोई भी चला रहे हैं, 100 वाट का यदि आप बल्ब जला रहे हैं 10 घंटे, तो 1 यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। अब देखिए, आपके घर में लाइट बिजली अधिक है तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि एक बात तो भैया, मैं 50 वाट का बल्ब लगाया हूँ, उदाहरण समझा रहा हूँ, मैं 50 वाट का बल्ब लगाया हूँ, ठीक है, और मेरा बल्ब 50 वाट का लगाया हूँ तो कम से कम 20 घंटा जलना चाहिए। मतलब समझो एक दिन रात पूरा जले तो जाकर के 1 यूनिट लाइट बिल आएगा। अगर कहीं लाइट बिल ज़्यादा आए ना, यदि आप कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे होते हो या फिर आपका घर ही है, तो जाकर के उसको समझाना कि देखो भाई लाइनमैन, हमको आप पागल मत बनाओ, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलेगा तो जाकर के एक यूनिट आएगा, और हमारा एक पंखा चलता है ना, और एक बल्ब जलता है, तो आपके यहाँ 1000 रुपये बैलेंस कैसे आ गया? ये सब आप लगा लीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से सरल रेखा गति के उदाहरण हैं, तो सरल रेखीय गति का उदाहरण है इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती गेंद की गति। ये एक सरल रेखीय गति कहलाती है। सपोज दैट आप छत में खड़े हो जाइएगा और छत से आप गेंद गिराइएगा, वो आपको सरल रेखा में गति होगी, सरल रेखा में नीचे गिरेगी, तो ए नंबर इसका सही आंसर। आगे और भी ऑप्शन देख लीजिए। शांत झील में नाव की गति, एक बात तो नाव चलेगी तो नाव तो बिल्कुल आप भले सीधी रेखा में जा रहे हो, लेकिन पानी तो पूरा हलचल करेगा ना नीचे तक का, भले ही आपको बहुत धीरे धीरे दिखाई दे, लेकिन पानी हलचल करेगा ही करेगा। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह की गति, उपग्रह तो कभी सरल रेखा में गति करता ही नहीं है, वो तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। बंदूक की गोली की गति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके मन में 2 ही प्रश्न डाउट होता है, ऑप्शन नंबर ए और डी में, तो बंदूक की गोली की गति सरल रेखीय गति नहीं मेरे दोस्तों, वो एक सरल रेखा में गमन नहीं करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेप्स इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग कौन से हैं? तो ऑप्शन है कॉर्निया, लेंस, रेटिना, उपरोक्त सभी। तो मानव अंग के उपरोक्त सभी भाग हैं, आँख में ये सभी चीज़ अवेलेबल होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 67 तक, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 68। मैं छोड़ा हूँ 3 प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा? 67, 66 और 60, अच्छा 2 ही क्वेश्चन छोड़ा हूँ, तो 2 क्वेश्चन तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना ही यार, हर चीज़ पका पका नहीं मिल सकता। ठीक है, वैसे इसका आंसर आपको मैं दे दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि मैं कमेंट बॉक्स लिख करके बता सकूं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मर्सली परिणाम के भूकंप की तीव्रता नापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, भूकंप के अनुभव करने वाले लोगों से बातचीत करके एक ढांचे को पहुंचाने वाले नुकसान को देख करके इसके मान को स्थापित किया।
इसके परिणाम के स्तर कुछ इस प्रकार से हैं और ये रहा आपके परिणाम, हल्का, मध्यम और थोड़ा तीव्र। यदि हल्का भूकंप आएगा तो अंदर बैठे लोगों ने महसूस किया, खास तौर पर ऊपर की मंजिल पर रहने वाले लोगों ने, कई लोगों ने भूकंप को महसूस नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए मध्यम, यदि मध्यम में आए, अंदर बैठे कई या सारे लोगों ने महसूस किया, बाहर कुछ लोगों ने महसूस किया। और यदि तीव्र आता है तो अंदर बाहर के ज़्यादातर या सभी लोगों ने महसूस किया। तो देखिएगा आप सामने रखता है एक क्वेश्चन, फिर उसके 4 ऑप्शन। हल्के भूकंप की स्थिति में निम्नलिखित में से किस जगह में मरसुली के परिणाम सबसे कम आएगा? तो ऑप्शन है एक बड़ा विद्यालय जहां बच्चों की कक्षा में बैठे हैं, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित एक बड़ा नगर, ऑप्शन नंबर सी बंजारा जनजाति वाले एक मरुस्थल में, और ऑप्शन नंबर डी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले एक शहर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर, बंजारा जनजाति वाले एक मरुस्थल में। ठीक है, यहाँ पर कम आएगा क्योंकि मरुस्थल है तो मरुस्थल में बालू में हमेशा ज़्यादातर हलचल होती रहती हैं और पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, क्या चित्र कहता है। आगे लिखा है जब केवल लाल बत्ती दीप्त है, मतलब जल रही है, तब स्थिति P पर एक वस्तु की काली छाया दिखाई देती है। ठीक है, ये देखिए P लिखा है। जब केवल नीली बत्ती दीप्त है, जब नीली जलती है तो आपको Q पर एक छाया दिखाई देता है। ठीक है, अगर दोनों बत्ती साथ में जलाए जाए तो P और Q का छाया का रंग क्या होगा? सिंपल से पूछा गया है। ए नंबर कहता है नीला लाल, बी नंबर कहता है लाल नीला, सी नंबर काली काली, डी नंबर पीली पीली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला को नीला दिखाई देगा, लाल का लाल दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, एक और मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 3 प्रश्न छोड़ रहा हूँ 70 क्वेश्चन में से, तो प्लीज़ इसको भी आप अटैम्प्ट कीजिएगा। लेकिन इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। लेकिन कैसे है आप पढ़िएगा, यदि समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आप अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे, तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना है तो प्लीज़ एएसके क्लासेस से जुड़ जाइए, हमेशा आपको ऐसे ही सरल भाषा में आंसर दिए जाएंगे। ये देखिए पूरा आंसर मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, देख लीजिए पूरे क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं टेलीग्राम में इसका PDF अभी जस्ट नाउ सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए